निर्मला मुंशी प्रेमचंद्र का एक प्रसिद्ध और मार्मिक हिंदी उपन्यास है जो दहेज प्रथा, विमेल विवाह और भारतीय समाज में महिलाओं की दयनीय स्थिति को दर्शाता है। निर्मला बाबू उदय भानुलाल की बेटी है जो कि पेशे से एक वकील है। निर्मला के दो भाई और एक बहन है। भाइयों का नाम चंद्रभानु और सूर्यभानु और बहन कृष्णा है। निर्मला 15 वर्ष की है, कृष्णा 10 साल। चंद्र निर्मला से छोटा और कृष्णा से बड़ा है। सूर्यभानु सबसे छोटा है। निर्मला, जिसका बचपन भी ठीक से नहीं गया, बाबू उदय भानुलाल निर्मला का विवाह तय कर देते हैं। निर्मला का विवाह भालचंद्र सिन्हा के बड़े बेटे भुवन मोहन सिन्हा से तय होता है। भालचंद्र सिन्हा दहेज के लिए मना कर देते हैं कि आपकी खुशी है, दहेज दें या ना दें, मुझे इसकी परवाह नहीं, बस बारात का स्वागत अच्छे से हो। शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। कम से कम खर्च करने पर भी 5 दिन में 10,000 रुपए खर्च हो जाते हैं। उदय भानुलाल पैसे का हिसाब लगा रहे थे कि 1 महीने में 1 लाख नौबत आ जाएगी। हालांकि उन्होंने देनदारों से बात कर रखी थी शादी के खर्चों को लेकर। उदय भानुलाल और उनकी पत्नी कल्याणी के बीच बहस हो जाती है। कल्याणी का कहना था कि जितना कम खर्च हो उतना सही है, क्योंकि अभी 3 बच्चे और हैं। बहस इतनी बढ़ जाती है कि उदय भानुलाल रात को ही घर छोड़कर चले जाते हैं कि थोड़े दिन में लौट आएंगे। लेकिन उसी रात उनने जिस अपराधी को सजा दिलवाई थी वह उसी दिन जेल से निकल जाता है। उदय भानुलाल से बदला लेने की वह पहले ही ठान चुका था। उन्हें अकेला पाकर उनकी हत्या कर उनकी अंगूठी, चेन, पैसे इत्यादि लेकर भाग जाता है। जब दूसरे दिन उदय भानुलाल की मृत्यु का घर वालों को पता चलता है, घर में मातम का माहौल बन जाता है। कल्याणी शोक में डूब जाती है। उसके मन में आता है कि यदि वह कुछ न कहती तो वह घर से ना जाते। एक तरफ शादी की तारीख पास आ रही थी और घर में मृत्यु का शोक। कल्याणी तय करती है कि अब विवाह को टालना सही नहीं होगा, क्योंकि सारी तैयारियां हो चुकी हैं, बाद में दोबारा तैयारियां करनी पड़ेंगी। इसलिए वह निर्मला के होने वाले ससुराल पर पत्र भिजवाती है। लेकिन भालचंद्र और उसका पुत्र शादी से मना कर देते हैं, क्योंकि वह जानते थे कि मना करने के बाद भी उदय भानुलाल दहेज में कमी न करते। अब कौन दहेज देगा? कल्याणी के ऊपर और भार आ जाता है कि कैसे भी इसी साल निर्मला की शादी करनी है। वह लड़के ढूंढना शुरू करती है। 2-3 जगह के रिश्ते कुछ पता चलते हैं, लेकिन सब दहेज की वजह से नहीं पक्के होते। फिर निर्मला का विवाह मुंशी तोताराम से तय होता है, जिसकी उम्र 35 साल होती है। 300-400 की आमदनी है। पहली पत्नी मर चुकी है। उससे 3 लड़के भी हैं। अपना घर है, कुछ जायदाद भी खरीदी है। उसकी विधवा बहन रुक्मणी भी साथ रहती है। निर्मला का विवाह हो जाता है, ससुराल आ जाती है। तोताराम निर्मला को खुश रखने के लिए बहुत प्रयास करता है, उपहार देना, घुमाना, सिनेमा दिखाना, लेकिन निर्मला को ना जाने क्यों तोताराम के पास बैठने से संकोच होता था। इसका कदाचित यह कारण था, अब तक ऐसा ही एक आदमी उसका पिता था, जिसके सामने वह सिर झुकाकर देह चुराकर निकलती थी। अब उनकी अवस्था का एक आदमी उसका पति था। वह उनका सम्मान करती थी, पर प्रेम नहीं। निर्मला धीरे धीरे खुद को गृहस्थी के कामों में ढाल लेती है। निर्मला बच्चों के साथ हंसने खेलने से अपनी दशा को थोड़ी देर के लिए भूल जाती, लेकिन रुक्मणी बच्चों को भी उसके पास आने नहीं देती थी। रुक्मणी निर्मला को घर की स्वामिनी बनी देख जला करती थी, बच्चों को निर्मला के खिलाफ भड़काती थी। तोताराम को लगा था कि थोड़े समय में निर्मला उसके भी सब सही हो जाएगा, लेकिन यह आशा पूरी नहीं हुई। अब निर्मला बच्चों ही के लालन पालन में व्यस्त रहने लगी। जब घर आते बच्चों के पास बैठी रहती, बच्चों को खाना खिलाती, नहलाती, कहानियां सुनाती, उनके साथ खेलती। बच्चों के साथ वह खुश रहती थी। शुरू में बड़ा बेटा मनसाराम उसके पास आते हुए झिझकता था। हॉकी और फुटबॉल ही उसका संसार था। सुंदर, हंसमुख, लज्जशील बालक था, जिसका घर से केवल भोजन का नाता था। निर्मला उसके मुंह से खेल की बातें सुनकर थोड़ी देर के लिए अपनी चिंताओं को भूल जाती और चाहती थी कि एक बार फिर उसका बचपन वापस आ जाए। लेकिन तोताराम को निर्मला का मनसाराम से बात करना पसंद नहीं आता और वह निर्मला और मनसाराम को शक की निगाहों से देखने लगता है। मनसाराम को बिना मतलब डांटता है, उसका खेलना भी बंद करवा देता है। निर्मला को जब तोताराम के माँ बेटे के रिश्ते पर शक करना पता चलता है तो वह मनसाराम से बात करना, उसकी परवाह करना बंद कर देती है। मनसाराम को समझ नहीं आता है अचानक निर्मला बदल क्यों गई।
मंसाराम रात दिन दुखी रहने लगता है, खाना नहीं खाता, बस अपनी गुजरी हुई माँ को याद करता रहता है। तोताराम मंसाराम को हॉस्टल भेजना चाहता है, लेकिन जगह खाली नहीं रहती। थोड़े टाइम बाद मंसाराम को भी तोताराम की शक का पता चल जाता है। मंसाराम खुद जाकर हॉस्टल में बात करता है। अच्छे विद्यार्थी होने के कारण उसको हॉस्टल में जगह मिल जाती है। मंसाराम हॉस्टल चला जाता है। हॉस्टल में मंसाराम की हालत और भी बिगड़ जाती है, वह और बीमार हो जाता है। निर्मला को यह पता चलने पर भी वह अपने पति से कुछ नहीं कह पाती थी। धीरे धीरे मंसाराम की तबीयत इतनी खराब हो गई कि वह बिस्तर से तक नहीं उठ पाता था।